सत श्री आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज बात करेंगे यूपी पुलिस के क्वेश्चनों को लेके। महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस के लिए। आइए बनते हैं वीडियो के एंड तक। आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के एंड तक। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनदी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका एक्साई चीन के पूर्व में, यह है ले के पूर्व में, और सी है गिलगिट के उत्तर में, और डी है नर्मदा घाटी के उत्तर में। ये सियाचिन हिमनदी कहाँ स्थित है? सियाचिन नदी, अगर सियाचिन नदी देखते हैं तो आपके सामने जो चार ऑप्शन है, ये अक्साई चीन के पूर्व में और ले के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नर्मदा घाटी के उत्तर में। जो आपका जो यहाँ आंसर होगा, आगे देखते हैं इसका उत्तर। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर एक हिमालय का सबसे बड़ा, सियाचिन जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो होता है, ये हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर होता है। और सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। यह ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है और यह ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो भारत का संविधान जो है, कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार, प्रीमेबल, उद्देशिका, और आपका डी ऑप्शन है सातवीं अनुसूची। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो आपको इसमें एक राइट ऑप्शन बताना है। जिन्हें पता है वो कमेंट में बताएं। देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अब व्याख्या में आते हैं। कल्याणकारी राज्य शासन की वह संकल्पना है जिससे राज्य के नागरिकों को ऐसे पर्याप्त अवसर सुलभ हो सकें जिसमें वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। लोक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है जो सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक उत्थान के लिए समर्पित हो। भारतीय संविधान में इसे भाग 4 में उल्लेखित राज्य की नीति निर्देशक तत्व में वर्णित किया गया है। ये आपका हर क्वेश्चन का जो व्याख्या की जा रही है, ये व्याख्या अपनी नोटबुक में उतार कर चले, क्योंकि इसी व्याख्या में से कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो आपका करेक्ट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आपका पहला आंसर यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? महापद्म नंद,
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? इसकी व्याख्या करते हैं, कौन सा आपका यहाँ ऑप्शन होने वाला है। भारत स्तंभ के इलाहाबाद स्तंभ लेख मूलतः अशोक का है। किसका है? अशोक का, जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था और मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मांगकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया गया था। इसे मंगाकर कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करा दिया। और इस पर जहांगीर और अकबर के दरबारी कवि बीरबल के लेख भी मिलते थे और अशोक ने इस लेख के माध्यम से बहुत संख्य विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्र को आदेश दिया। वस्तुतः अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सांची, सारनाथ तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलता है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। यह ब्राह्मी लिपि में था, विष्णु संस्कृत भाषा में हुआ है। वस्तु समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति ही है। इसका रचना उसके संधि विग्रही हरिसेन ने की थी और इस लेख से उसकी समस्त विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। अतः इसकी संबंधितता अशोक की अपेक्षा समुद्रगुप्त से अधिक है। तो आपका जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर महापद्मनंद नंद। या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या समुद्रगुप्त। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, जो आपका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? इसमें आपको जो ऑप्शन बताना है वो श्री मरियम्मन मंदिर, अंगोर कोरवाट, बॉटू केव्स मंदिर, कामाख्या मंदिर। इसमें आपका जो का करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होने वाला है? जो देखते हैं इसकी व्याख्या में। बृहत्तर भारत के हिंदू मंदिरों के कंबोडिया के अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 1125 ईस्वी में कम्बोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना है। काहे का बना हुआ है? पत्थर का। दो से 1.2 मील के घेरे में स्थित इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़े तथा 21/2 मील लंबी खाई है। मंदिर में जाने के लिए 40 फीट चौड़ा एक पुल बनवाया गया है। आज भी यह मंदिर अपनी सुदृढ़ता एवं भव्यता को सुरक्षित किए हुए हैं। ये मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आपको व्याख्या पढ़ते समझ में तो आ गया होगा कौन सा आपका यहाँ आंसर होने वाला है। श्री मरियम्मन मंदिर, अंगोर कोट वाट, बॉटू केव्स मंदिर, कामाख्या मंदिर। आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर है बी, अंकोर वाट मंदिर। आप
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, इसकी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? आपका आपके सामने ऑप्शन है अमोघवर्ष फर्स्ट, दंत्यगुप्त, ध्रुव, कृष्ण फर्स्ट। यहाँ बात की गई है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, ना नींव किसने रखी। इसका जो सॉल्यूशन है वो चेक करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों से ज्ञात होता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव लगभग 752 ईसा में दंती दुर्ग ने की और मानेखेत को अपनी राजधानी बनाई। आपको यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है, दंती दुर्ग ने की और मानखेत को अपनी राजधानी बनाई। राष्ट्रकूट लेखों का विवरण निम्न। फर्स्ट, दंती दुर्ग के एलोरा था। समांतरगढ़ के ताम्र पत्राभिलेख। नंबर 2, गोविंद थर्ड के राधनपुर वनी दिंदोरी था। बड़ौदा के लेख। 3, अमोघवर्ष फर्स्ट का सृजन अभिलेख। 4, इंद्र सेकंड का कमलपुर अभिलेख। 5, गोविंद फोर्थ के काम्बे तथा संगली के लेख। 6, कृष्ण थर्ड के कोल्हापुर देवली तथा कर्नाटक के लेख। यहाँ आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है, राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों से ज्ञात होता है। राष्ट्रकूट नींव लगभग 752 ईसा में दंती दुर्ग की ओर। इसका ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन है दंती दुर्ग, जो आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है बी, दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजय साम्राज्य का शासक कौन था? जब आपके सामने 4 ऑप्शन हो तो कभी भी अपने ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, तब जाके टिक करिए। ऐसा नहीं है आप जो से ऑप्शन आपको दिखे उस पर टिक कर दो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके बाद और 4 ऑप्शन पढ़ो। जिस ऑप्शन आपको अलग लगता हो उसी पर टिक कर दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें 4 ऑप्शन सही लगते हैं और चारों में से एक ऑप्शन ऐसा लगता है जैसा हमें लगता है ये शायद हमने नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता, वही सही होता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सदाशिव, बी है तिरुमल, सी है रंगा सेकंड, डी है वेंकट सेकंड। इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या देखते हैं। राजा वेडिया ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1612 ईस्वी में। और किसने की थी? राजा वेडियान ने। इस समय विजयनगर में विक्रमादित्य शासन कर रहा था। अब विक्रमादित्य शासन काल 1586 से 1614 ईस्वी था और वेंकटद्वितीय अरविंद वंश का शासक था। रणद्वितीय अरविंद वंश का अंतिम शासक था। सदाशिव तुलुव वंश का अंतिम शासक था। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्यत करके अरविंद वंश की स्थापना की थी। इस व्याख्या से आपको ऐसा लगेगा कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें। राजा वेंकट ने कौन सन में उसकी मैसूर की राज्य स्थापना की थी? 1612। किस राज्य की थी? मैसूर की। द्वितीय शासन कौन कर रहा था? विजयनगर, वेंकट। और वेंकट का द्वितीय शासनकाल कहाँ से कहाँ तक हुआ? 1586 से 1600 ईस्वी तक था। अंतिम शासक कौन था? अरविंद वंश का शासक था और सदाशिव तुलुक वंश का अंतिम शासक था। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थित करके अरविंद वंश की स्थापना की थी। तो आपका जो आंसर यहाँ होगा सदाशिव, तिरुमल, रंगा, वेंकट सेकंड। तो आपको पढ़कर पता चल गया होगा सदाशिव। आपका आंसर है यहाँ पे सदाशिव। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।
भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बात करते हैं। पहला ऑप्शन है बाबर, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है औरंगजेब। इसका जो व्याख्या है वो चेक करते हैं, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने में मज़ा आता है थोड़ा। देखते हैं अगला व्याख्या क्या है। व्याख्या में दिया हुआ है, संत तुकाराम का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पास कुछ पशु और भू संपत्ति थी, लेकिन एक बड़े दुर्भिक्ष में इन्होंने अपने माता पिता, दो पत्नियों में से एक पत्नी तथा पुत्र के साथ सब कुछ खो दिया। ये दिवालिया हो गए तथा अपने जीवन में निराश हो गए। इनकी दूसरी पत्नी कर्कशा थी। वो घर और बाहर दोनों ओर से दुखी होकर तुकाराम, रामेश्वर, नामदेव वे एकनाथ की रचनाओं के अध्ययन में जुट गए तथा भेद भाव हनात और भंडारा की पहाड़ियों के निर्जन स्थानों में रहकर ईश्वर का चिंतन मनन करने लगे। और इन्होंने अनेक अभंगों की रचना की, जिनमें इनकी शिक्षाएं सम्मिलित है। और ये शिवाजी के समकालीन थे। अतः मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। किसके? मुगल बादशाह औरंगजेब के किससे समकालीन थे? मुगल बादशाह औरंगजेब के। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ सही होगा वो डी होगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है, जो आपको सही ऑप्शन लगे वो बताएं। देखते हैं इसकी व्याख्या, क्योंकि पुलिस का पेपर बहुत नज़दीक है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ देखते हैं। पूरा व्याख्या पढ़ेंगे और ये व्याख्या अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। दिसंबर 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन की एक रानी है एलिजाबेथ। क्या नाम है? एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। भारत में व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया, जिससे अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री खोलने तथा भारत में व्यापार करने की आज्ञा मिल सके। 1609 इसमें हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा, किंतु उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिल सकी। यद्यपि जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान कर दी। इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने सर थॉमस हॉक को 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा, जिससे उन्हें अन्य जगहों पर फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। दक्षिण पूर्व में ब्रिटिश कंपनी ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1611 ईस्वी में कहा मछलीपट्टनम में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और 1639 ईस्वी में वेंकट सेकंड के समांत दमरेला वेंकटैया ने अंग्रेजी फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी। और यही किला आगे चलकर फोर्ट पैनिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या थी। तो आपको जो राइट आंसर होने वाला है आपका
डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? जो आपका पहला ऑप्शन जो है वो अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, बी है शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, सी है औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत था विश्वास पात्र, डी है मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार तथा कवि। यहाँ आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा? इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है वो रीड करते हैं। अकबर की शांति शाहजहां ने अपने काल का इतिहास लिख पाने में खास दिलचस्पी ली और इस उद्देश्य के लिए कर्मचारी रखे गए। लाहौरी ने शाहजहां के काल के शुरू के 20 साल तक इतिहास लिखा है और शाहजहां चाहता था कि उसके काल के इतिहास को अबुल फजल के ढंग से लिखा जाए। लाहौरी जो अपने तर्ज तहरीर की वजह से बहुत मशहूर था, पटना से बुलाया गया और ये काम उसके सुपुर्द कर दिया गया। उसने बादशाह नामा लिखा जो तैमूर के हालात से शुरू होता है। इसमें शाहजादा उमरा विद्वानों, सूफियों, हकीमों और शायरों के हालात भी मिलते हैं, जिससे शाहजहां के काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अंदाजा होता है। लाहौरी के शेष काम को उसके शागिर्द मोहम्मद वारिस ने पूरा किया। शाहजहां ने काल का पूरा इतिहास मोहम्मद सालेह ने लिखा। शाहजहां की प्रशासन प्रणाली और उसकी वास्तविक कार्य प्रणाली चंद्रभान ब्राह्मण की चार चमन सर्वश्रेष्ठ रचना थी। ये आप पढ़कर समझ गए होंगे आपका यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? इसमें जो अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे, शाहजहां के शासनकाल एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सम्मान था विश्वालीय। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका राइट आंसर है बी, जो आपका सही आंसर होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास अनंत मंठ में उल्लेख करके प्रेषित किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि जब मैं यूपीएससी का एग्जाम देखा था ये क्वेश्चन जरूर आया था मेरे यूपीएससी में। मिलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर। व्याख्या इसकी, बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ा। 1770 में भीषण अकाल पड़ा। अतीत स्थलों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध हुए। सन्यासियों की अन्यथा के विरोध में लड़ने की परंपरा थी और उन्होंने जनता से इलकर कंपनी की कोठियों तथा कोसों पर आक्रमण कर दिया, जिसे वारेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही विद्रोह दबा सका। और इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंड में किया। इसका यहाँ इसमें क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ा था तो तीर्थ स्थलों पर आने जाने पर लोग प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध हुए थे। सन्यासी की अन्याय के विरोध लड़ने की परंपरा थी और उन्होंने जनता से इलकार कंपनी कोठियों तथा कोसों पर आक्रमण करा। कहाँ कहाँ आक्रमण करा उन्होंने? कंपनी की कोठियों पर, जिससे वारेन हेस्टिंग एक लंबे अभियान के पश्चात ही विद्रोह दबा सका। और इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंड में किया। यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है भील विद्रोही, रंगपुर तथा दिनाजपुर विद्रोही, विष्णुपुर तथा भीरमपुर विद्रोही। जो आपका यहाँ राइट आंसर लग रहा है वो डी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने लिखा दिया था जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया?
वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने लिखा दिया तो जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये क्वेश्चन कितना उलझाने वाला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जो 1857 के विद्रोह के संदर्भ, जो 1857 विद्रोह संदर्भ है, निम्न में से किसे उसके मित्र ने लिखा दिया तथा जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया जाए, उसे मार दिया गया था। तो जो आपका पहला ऑप्शन है नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। यहाँ पे कौन सा आंसर सही होने वाला है, मिलते हैं व्याख्या में। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 को निकल गया। कानपुर अंग्रेजों का हाथ से, कानपुर जो था अंग्रेजों के हाथों से 5 जून 1857 को निकल गया। नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया। नाना साहब जो थे उन्हें पेशवा घोषित कर दिया गया और इसमें उनके दक्ष सहायक तात्या टोपे की सहायता प्राप्त हो गई और कानपुर पर 6 दिसंबर को सर कैम्पबेल पुनः अधिकार कर लिया। तात्या टोपे भाग निकले और झांसी की रानी से जा मिले। 3 अप्रैल को झांसी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और झांसी की रानी तथा तात्या टोपे ग्वालियर चले गए, परंतु ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। झांसी की रानी लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे बन निकले, लेकिन अप्रैल 1859 में उन्हें सिंधिया के एक सामान ने पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? 1859 को। झांसी की रानी कब वीरगति को प्राप्त हुई? 1858 में। इसका जो आपका आंसर होगा तात्या टोपे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तात्या टोपे, बाकी सब गलत है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पर गवर्नर कौन था भारत का? तो पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी लॉर्ड लिंटन। इसकी जो व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे तथा उसे समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे तथा विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एलिसन था। अब विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्ति जिस सेनापति की हुई थी उसका नाम कॉलिन कैम्पबेल था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था और 1857 के विद्रोह को सर जॉन लॉरेंस ने और सीले ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी और इस विद्रोह को वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक और लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल 1944 से 48 तक तथा लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक है। इनका जो सबका कार्यकाल चला है वो सबका इतना चला है, लेकिन भारत के जनरल गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। जो आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, आपका करेक्ट आंसर है कैनिंग। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक अनुभव पर आधारित है? इसमें से आपका पहला ऑप्शन है वीर सावरकर, बी एनी बेसेंट, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद। जो आपका पहला, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसकी व्याख्या चेक करते हैं क्या दिया है इसकी व्याख्या में।
स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था ना वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनके गुरु का नाम था परमहंस था रामकृष्ण परमहंस। के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था तथा दक्षिणेश्वर संत से प्रसिद्ध थे। विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका गए थे। विवेकानंद कब गए थे? 1893 ईस्वी में अमेरिका गए थे और वहीं शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। और अमेरिका जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर नेमिनाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा लिया। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी का गठन भारतीय धर्म के प्रचार के लिए किया और 1899 में अल्मोड़ा मायावती मठ स्थापित किया और 1900 में पेरिस में स्थापित द्वितीय विश्व सम्मेलन में भाग लिया। और अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद स्वामी ने अपने देश में घूम घूम कर भाषण दिया। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा उनके भाषण का कलन है और इसे आधुनिक भारत का अधिकार पत्र करेक्टर फॉर मैडम इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है डी स्वामी विवेकानंद जो अपना राइट आंसर हो जाएगा और बाकी सब गलत है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें विचार करने हैं। जो आपको दो संदर्भ दिए गए हैं। फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया गया। नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, डी नहीं एक और नहीं दो। इसकी जो व्याख्या है व्याख्या पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम चार्टर एक्ट 1813 के तहत चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को पुनः समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत फर्स्ट 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश साम्राज्य का अप्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। नंबर 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा संचालन मंडल की समाप्ति। नंबर 3 भारत के शासन के लिए बाहर के राज्य सचिव नामक पद सृजित किया गया जो ब्रिटिश कैबिनेट के अंतर्गत होता था। राज्य सचिव परिषद के 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाती थी तथा शेष की नियुक्ति डायरेक्टरों के द्वारा की जाती थी। इस परिषद में वही व्यक्ति नियुक्त हो सके थे जो 10 वर्ष तक भारत में कार्य कर चुके थे और नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिकतम 10 वर्ष हुए हो। नंबर 4 है भारत के गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बना दिया गया और उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। यह आपका व्याख्या है। मिलते हैं इसका जो आपका राइट आंसर होगा। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता को पाने का संकल्प अंकित किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक,
बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, देखते हैं व्याख्या में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रखा गया था तथा नेहरू रिपोर्ट 1928 पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस द्वारा उद्देश्य घोषित किया। इस अधिवेशन में एक नागरिक आंदोलन भी छोड़ने की घोषणा की, जिसका दायित्व महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया और पूरे संगठन को गांधी जी का आज्ञा पर छोड़ दिया गया और पूरे संगठन को गांधी जी की आज्ञा के अधीन छोड़ दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर सरकार के मुकाबले खड़ा हुआ और देश एक बार फिर मुक्त होने की दृढ़ भावनाओं से भर उठा। इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। जो आपका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। केरल के कई भागों की समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्लीमेनाइट, टंगस्टन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए, चुनिए। आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं चार, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताने हैं। पहला है 1, 2, 3 तथा 4। ये चारों सही है या 3 सही है, चाहे 2 सही है चाहे 2 सही है। आपको इसमें बताना है। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से पता चलेगा कौन कौन सा सही है कौन कौन गलत है। केरल के तटीय बालू का निक्षेपों में मोनाजाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, स्टाइल, सिल्ली मेनाइट आदि पाया जाता है। तो केरल के जो तटीय है उनको वहाँ पे यह पाया जाता है। टंगस्टन नहीं पाया जाता। मोनाजाइट में पेगमेटाइट से यूरेनियम निकाला जाता है। मोनाजाइट से थोरियम भी निकाला जाता है। जिरकॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के सर्किट बनाने में, टंगस्टन का उपयोग सबसे अधिक उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। टंगस्टन का भंडार इस राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। जो आपका यहाँ आंसर होगा वो है बी। आपका जो आंसर है एक तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ये नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मेरे भी यूपीएससी में आया था, शायद यूपी पुलिस में भी इम्पोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन ये। आपका ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य का चक्कर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा वेग से अधिक 47.9 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा प्लूटो का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा वेग सबसे कम 4.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो बी है। करेक्ट आंसर आपका बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? जो देश है, जो ये देश है, इनमें भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और किन किन देशों में से गुजर रही है? ए है, बी है, सी है, डी है। ब्राजील, जम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इसमें आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं कौन सी की व्याख्या पर
जो भूमध्य रेखा जो है वो दोनों ध्रुवों के ठीक बीच बीच पृथ्वी के धरातल पर जो वृत्त खींचा जाए उस काल्पनिक वृत्त को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा दोनों ध्रुवों के ठीक बीचों बीच पृथ्वी के धरातल पर जो वृत्त खींचा जाए उस काल्पनिक वृत्त को भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पृथ्वी दो भागों में बांटती है और एक उत्तरीय गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को कौन होकर गुजर रही है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, कीनिया, सोमाली गणतंत्र, सभी अफ्रीका, मालदीव, इंडोनेशिया, एशिया, इन सबसे भूमध्य रेखा गुजर रही है। जो इनमें से कुछ नाम दिए गए ऑप्शन के अंदर वो पढ़ते हैं। ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। जो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भूमध्य रेखा इन देशों में से होकर गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुयांगपो नदी बहती है? ये नदी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि जो नए नए नाम आते हैं, नए नए इतिहास की नदी हैं, कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ लोग नहीं पढ़ पाए। ये आज यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, ये जो यूपी पुलिस में भी आ सकते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुयांगपो नदी बहती है? बीजिंग, हो ची मिन्ह नगर, शंघाई, मनीला। इसकी जो व्याख्या रीड पढ़ते हैं, व्याख्या में पता चलेगा। इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। हुमायूं नदी कहाँ बहती है? ये नदी चीन की यंगटी सिकियांग नदी की सहायक नदी है। ये चीन के शंघाई नगर से होकर प्रवाहित होती है। शंघाई नगर से होकर प्रवाहित होती है। शंघाई को पेयजल की अधिकांश प्राप्ति इस नदी से की जाती है। चीन की बड़ी नदियां सिकियांग, यंगटी सिकियांग तथा होंगो है। ये तीनों पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर से मिलती हैं। किससे मिल रही है? महासागर प्रशांत से, प्रशांत महासागर से मिलती है। और सबसे उत्तर में बहने वाली होंगहो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इससे पीली नदी भी कहते हैं। यंगटी सिकियांग नदी के मुहाने पर स्थित समुद्र पीला सागर कहलाता है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा सूती वस्त्रोद्योग केंद्र और सबसे बड़ा पतन है। ये चीन का मॉन्स्टर है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा, आपका बीजिंग गलत है, हो ची मिन्ह नगर गलत है, मनीला गलत है। आपका राइट करेक्ट आंसर शंघाई। जो आपका यहाँ राइट आंसर होगा शंघाई। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम एक प्रमुख उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या जाम्बिया। इसमें कौन सा सही आंसर है आपका? इसमें से बात करते हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहा कौन सा, इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। यूरेनियम एक प्रमुख उत्पादक प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व नाइजर है। यूरेनियम में प्रमुख प्रथम स्थान है, प्रथम द्वितीय व तृतीय में जो स्थान है तो पहला कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया व नाइजर है। और यूरेनियम मोनाजाइट, रेत तथा पेगमेटाइट अयस्क में पाया जाता है। अब भारत में यूरेनियम अयस्क के 3 वर्ग में है, पेगमेटाइट, मोनाजाइट, सिलिमोनाइट है। भारत है प्रमुख स्थल। यह बिहार का सिंगार, मायका खान, नेल्लोर, तमिलनाडु, अजमेर तथा जदुगुड़ा झारखंड की खानों से निकाला जाता है। कनाडा के प्रमुख परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है। ये आपको जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है अर्थव्यवस्था झील के उत्तरी तट पर स्थित यूरेनियम सिटी, दूसरा ग्रेट बियर झील के निकट
लॉज एम्पोर्ट स्टेडियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य अमेरिका, कोलोरेडो का पठार अफ्रीका है, टांगा क्षेत्र, जोहान्सबर्ग क्षेत्र सीआईएस मध्य एशिया में, तुयामुंग मजलिस एवं तोरशा साइबेरिया में, तर्क क्षेत्र बेकाल झील क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट डार्विन क्षेत्र मेरी कैथलीन। यूरेनियम के संचित भंडार की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। जो आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित देशों में से किन के बीच ऐतिहासिक मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ रही? पुर्तगाल तथा स्पेन, बुल्गारिया तथा यूनान, रोमानिया तथा बुल्गारिया, पुर्तगाल तथा यूनान। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा देखते हैं, इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। बुल्गारिया तथा यूनान ग्रीस के बीच मैसेडोनिया तो जो अब स्वतंत्र देश भी है को लेकर झगड़ा है, और हिंदी में मकदूनियों को, अंग्रेजी में मैसेडोनिया को लिखा है। यूरोप के ये बाल्कन राज्य के भाग है। अन्य देश यूगोस्लाविया, अल्बानिया है, और पुर्तगाल और स्पेन को साइबेरियन प्रायद्वीप कहा जाता है। ये आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा समूह दिए गए संदेश म्यांमार के सीमावर्ती है? म्यांमार के जो सीमावर्ती है इसके कौन समीप है? बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया। सी है थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। डी है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। इसकी व्याख्या में चर्चा करते हैं कौन सा देश कहाँ है। म्यांमार को स्वर्ण पकोड़ा का देश कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पकोड़ा का देश कहा जाता है। मांडलेप इसकी पुरानी राजधानी तथा यंगून रंगून नई राजधानी है। पुरानी राजधानी तथा रंगून नई राजधानी है। ये भारत के पूर्व में अवस्थित है और इसकी सीमाएं बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस एवं थाईलैंड से मिलती है, और पश्चिम में इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्वतंत्र राष्ट्र के राज्य संघ सीआईएस का सदस्य नहीं है? इसकी स्वतंत्र देशों का राष्ट्रीय और सीआईएस की स्थापना 1 दिसंबर 1991 सोवियत संघ से अलग 15 देशों में से 12 देशों ने की थी। सीआईएस समस्त विश्व के 100% भूभाग में विस्तृत है। अब बाल्टिक गणतंत्र लाटविया, लिथुआनिया तथा एस्तोनिया को छोड़कर शेष 12 देश मिलकर सीआईएस का निर्माण करते हैं, और इसका विस्तार एशिया एवं यूरोप दोनों ही महाद्वीपों पर है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं किर्गिस्तान एशिया गणतंत्र में शामिल किए जाते हैं। स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल की राजधानी मिन्स्क बेलारूस है। जो का राइट आंसर होगा यहाँ पे वो सी है, एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याण योजनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फंसे ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल भारत निर्माण योजना एक घटक है। नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 200 में यह उपलब्ध है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मकारों को राज्य में कृषि क्रम पर लागू कानूनी द्वारा अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी देना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 तथा 2, नहीं 1 नहीं 2। इसका व्याख्या में चर्चा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लिए पेयजल भारत निर्माण योजना एक घटक है। भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 16 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में किया गया। इसमें सिंचाई,
सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण तथा ग्रामीण दूरसंचार शामिल है। जलापूर्ति तहत सभी 74,000 बकाया गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह उपलब्ध है कि अधिनियम के अंतर्गत कर्मकारों को राज्य में कृषि कर्मकारों पर लागू कानूनी द्वारा अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी देना आवश्यक है। अतः दोनों कथन सत्य है। जो आपको राइट आंसर है वो आपका सी है, डी सी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA केवल राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट से संबंधित, केवल राजस्व घाटे रेवेन्यू डिफिसिट से संबंधित, दोनों राजकोषीय तथा राजस्व घाटों से संबंधित, न ही राजकोषीय घाटे और न ही राजस्व घाटे से संबंधित। इसका जो व्याख्या है, FRBM में 2004 से 5 पहला वर्ष था जब यह अधिनियम FRBM में 2003 लागू हुआ। सरकार ने राजस्व राजकोष घाटों निर्धारण न्यूनतम कटौती से आगे जाते हुए 2005 के बजट आवर्ती राजकोष समान लक्ष्य रखा। यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहला वर्ष जो था अधिनियम FRBMW तो लागू हुआ था। भारत सरकार ने राजस्व राजकोषीय घाटों को न्यूनतम कटौती से आगे जाते हुए 2005 के बजट को अग्रवर्ती राजकोष समान लक्ष्य रखा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो के एंड तक।